अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीटअप विद ज़ीशान अज़म में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हर रोज आपसे मुलाकात होती है, हर दिन मिलने के बाद एक और उमंग पैदा होती है जिंदगी के अंदर कि हम कल कुछ नया करेंगे। अच्छा जी, आज कुछ सवालात छूट गए हैं तो कल हम उनको डिफरेंट अंदाज से करेंगे, क्योंकि हर मेहमान अपने अंदर एक समंदर लेकर बैठता है। और जब हम उनसे मुखातिब होते हैं, यानी हम जब अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं, यानी अपनी रहमतों की तरफ जाते हैं, जब मेहमान आते हैं तो आपके घर पे, आपके सेट पर रहमत मौजूद होती है। और वो आते तो रहमत लेकर है, लेकिन जाते हुए आपकी तमाम तकलीफ और परेशानी को साथ लेते जाते हैं। तो जो आज के मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अगर मैं ज्यादा तारुफ करवाऊंगा तो उनके लिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसे मैं सूरज को चिराग दिखा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक बात कि जिंदगी में इर्द गिर्द अपने लोगों की तरफ देखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। और बारिश में जो अगर कोई शख्स, मेल या फीमेल, जेंडर बारिशें खत्म कर दें, वहां पर आप देखें कि अगर आपके पास इतना पेट्रोल है, आप देख रहे हैं कि अगर इतनी क्वांटिटी में आप पेट्रोल देते हैं और वो बंदा गाड़ी को स्टार्ट कर कर पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है, तो उसकी मदद जरूर करें। अगर नहीं कर सकते, नहीं पेट्रोल देना चाहते, तो टो कर कर आप उसकी बाइक को ले जाएं। अगर देखिए कि साथ खवातीन हैं और आपके रुकने से थोड़ा सा उनको ढारस फील हो रही है, तो इस तरह की मदद जरूर करें। लेकिन फिर कराची के हालात कुछ इस तरीके से हैं कि जब आप मदद करते तो वो कहते हैं भाई आपके पास जो चीज़ें हैं वो दे दो, हम संभाल लेते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी आम है कराची में। लेकिन फिर भी कहते हैं कि खुदा से नाउमीदी नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन नाउमीदी शुरू कर दी उस दिन दारुल इस्लाम से हम खारिज हो जाते हैं। और अपने रब पर पूरा भरोसा रखना है। और जनाब, इसी के साथ साथ जो कि आज मेरे मेहमान हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जितने मेहमान आते हैं वो मुझे बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। और सीखने का अमल कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता। जिस दिन ज़िंदगी से सीखने का अमल ख़त्म हो जाता है, आपकी रुखसती का वक्त आ जाता है। तो अल्लाह ताला उस रुखसती के वक्त से पहले इतना सामान करने की कोशिश कर दे कि जब हम अपने रब ताला के सामने खड़े हों तो हमारा नामा अमाल हमारे सीधे हाथ में दिया जाए और हमें नमाजियों के फहरिस्त में खड़ा किया जाए। क्योंकि जिस वक्त पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल कि नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, तो उस वक्त भी हम झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इज़ा बताएंगे कि ये नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। और इसी के साथ एक हुक्म और भी है कि नमाज जगह बदल बदल के पढ़ा करो, क्योंकि अगर कहीं चूक हो गई आपकी बॉडी के पार्ट्स को बताने में, तो वो जगह गवाही देगी या अल्लाह ताला ये शख्स इस वक्त नमाज पढ़ता था वहां पर, या इस वक्त उसने नमाज पढ़ी। तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को हम छुटलाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे पहले जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हर चीज़ पर बोलने की जो है वो कहते हैं ना कि गिरफ्त रखते हैं, और साथ साथ अच्छा बोलने की गिरफ्त रखते हैं। मलिक मुनव्वर हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके सर जी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, अपने वक्त में से वक्त निकालेंगे। कहते हैं कीमती तोहफा यही होता है कि आप अपने वक्त में से किसी को वक्त दें। और इसी के साथ दिलशाद गौरी साहब मौजूद हैं, जिनकी स्पेल का थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था। हम AIO में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सोशल वर्कर हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, और इनको थोड़ा सा डाउट था कि मैं होस्ट हूं या नहीं हूं। इनको कुछ आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़शान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बेहतर लगा कि मैं होस्ट हूं? नहीं, वो एक बस था कि साजिद भाई भी मौजूद थे, हाँ तो जी, मैंने साजिद बोला भाई, कि बिल्कुल यार बिल्कुल वो प्रोग्राम करेंगे या आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साजिद भाई का मुझसे 1 घंटा पहले प्रोग्राम होता है, उसके बाद हम लाइव आ जाते हैं। तो बस यही चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं। जनाब, सबसे पहले मलिक मुनव्वर हुसैन साहब, मलिक साहब बोलो ज्यादा बेहतर है। उसे कहते हैं मलका नु मलक ही बोलना चाहिए था। अच्छा जी, ये बताएं कि मलिक साहब की जो जाए पैदाइश है, कराची में हुई पैदाइश या गांव में हुई? बहुत शुक्रिया ज़शान भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका थैंक्स और आपके चैनल इंतज़ामिया का कि आपने हमें मौका दिया कि कुछ अपने बारे में बता सकें और कुछ हालात वाक़यात के ऊपर जो है बिल्कुल ऐसे ही है, उसके ऊपर भी नज़र रखें। क्योंकि हम साजिद भाई के प्रोग्राम में सियासत पे बहुत बात करते हैं ना। आज हम आपको जानेंगे, हम आपको वैसे एक बात स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बता दें, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत कलर पहनकर आप बैठे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कलर के। आप जब पहनते हैं तो आपकी तो वैसी पर्सनैलिटी बड़ी वो है ना कि मैं पढ़ा लिखा शख्स हूँ। उसके बाद इस ड्रेस को पहन के क्या 4 साल लगाए आपने? ये दोस्तों की और जानने वालों की मोहब्बत है जो अपने इस प्यार भरी नज़रों से हमें देखते हैं। अच्छी चीज तो हम उनका, हमारे पास अल्फाज नहीं कि उनका कैसा शुक्रिया अदा करें। इसका आसान तरीका जहाँ तक आपने जिक्र किया कि मेरी जाए पैदाइश कहाँ है, जी जी ज़शान भाई, जय पैदाइश तो मेरी एक्चुअली मुल्तान में है। जबरदस्त, मुल्तानी सोन हलवा मशहूर है। जन्म भूमि मेरा मुल्तान के साथ एक छोटा सा गांव है। ठीक है, उसको गांव कह लें या कोई छोटा शहर कह लें, बिल्कुल ही मुल्तान के लबे सड़क है। सही। तो एक्चुअली शहर से थोड़ा सा बाहर है। तो वहाँ मेरे ननिहाल थे
और उनके यहाँ मैंने आँख खोली, उनकी सही। गोद में मैंने परवरिश पाई, सही। जिसे मौज़ा रवानिया कहा जाता है। ठीक है। मुल्तान का ही वो एक कस्बा है, इलाका है, और बड़े वहाँ के खूबसूरत और मिलनसार लोग हैं। ऐसा ही खेती है। बाड़ी से वाबस्ता हैं वो लोग, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़राअत उनका पेशा है, गंदम वहां पर उगती है। गंदम और मुख्तलिफ जो है खेती। हमने उस सरज़मीन पर हमने खेले कूदे हैं और अपने आप को इस काबिल समझ लिया कि अल्लाह पाक ने कि हमें उंगली पकड़ कर आगे दोस्तों ने पहुंचा दिया। माशाल्लाह। कम उम्री में ही कम सनी थी जब हम कराची आ गए। मेरा ख्याल है कोई 83 या 82 होगा जब मैं कराची आया। उस वक्त मेरे ख्याल है मैं तीसरी वहाँ पे क्लास पढ़ता था। तो कभी खेतीबाड़ी की तो उस दौरान जब आपने तीसरी क्लास में थे, क्योंकि मैंने देखा कि गांव के बच्चे बड़े मेहनत वाले होते हैं, वो जी स्कूल का बस्ता रखते साथ ही पानी नहर पर लग रहा है, बाबा को रोटी देकर आओ, वो अम्मी जो है वो। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा कि वो मिट्टी के वो जो ऐसे क्या कहते हैं स्टोव चूल्हे बने होते हैं, उसके अंदर लकड़ियां डालकर खाना बनाया जाता है, तो ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल रियल पिक्चर जो आप बता रहे हैं, सही। बिल्कुल सेम हम इन्हीं हालात से और उन्हीं उस वक्त, क्योंकि वो कहता था ना, एक नारा भी लगा था कि जब मैं मासूम छोटे से हम बच्चे थे, मतलब 5-6 साल की उम्र होगी शायद, उस वक्त मेरे ख्याल है हमारे इलाके में बिजली आई थी, जबरदस्त। और वो कहता ना कि मेरे गांव में बिजली आई है। हाँ बिल्कुल। तो आप बड़ी वो वो जनरेशन है खुश जो नहीं बिजली लेकर आए। और उस वक्त कोई, मैं आपको बताऊं, मेरी एक नानी जो थी वो बड़ी डरती थी इन बल्बों से कि इस पे करंट लग जाता है, लोग ऐसे मर ही- जाते हैं। ऐसे ये ही- वो तो ऐसे सादे ही- लोग होते ऐसे ही- थे, ऐसे ही। गांव देहात के लोग बड़े बिल्कुल ऐसे सादे ही। और सच्चे और खरे किस्म के ऐसे होते ही थे। है। ननिहाल में मेरी परवरिश हुई है, और उस पूरे खित्ता आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मैं उसको मिस करता हूँ, बिल्कुल जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल जाते रहते हैं। और जो वहाँ पर मोहब्बतें पहले दिन हमने हासिल की, आज तक उन्हीं मोहब्बतों से हमें वहाँ नवाजा जाता है, उन्हीं बिल्कुल ऐसे ही है। वही हमें चीज़ें आज भी नज़र आती हैं। और खेती बाड़ी के ज़राअत, क्योंकि हमारे ख़ानदान का थोड़ा तल्लक भी रहा है, मवेशी पालना, जबरदस्त। जानवर जो छोटे भेड़ बकरियां भी और बड़े जानवर वगैरह भी, तो अच्छा खासा उससे कुछ ना कुछ तो वाबस्तगी है। वाबस्तगी है, इल्म भी है कि बिल्कुल। खेती बाड़ी कैसे होती है, पानी कैसे लगता है, खाद कैसे बीज जाती है, उसकी वो गोडी जो कहते हैं कपास के बूटों में या दूसरे या आम के पौधों में, तो इन चीज़ों से तो हम क्योंकि रेल हमारा ताल्लुक तो पंजाब से ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और तो मैं इन और ऐसे इलाकों से है कि वहाँ तो सिर्फ मैंने बताया ना कि जैसे उन लोगों का तो पेशा और जरिया मैश ही यही है, नहीं, एक खेती बात बाड़ी है ज़राअत का। क्योंकि अगर आप कपास जब लगती है, उसके बाद जब कपास उतार ली जाती है तो डंडियां बहुत सख्त हो जाती है, जिसको बाद में बालन के तौर पर यानी जलाने के तौर पर जलाने काम के किया जाता है। अच्छा जी, जितनी वो सख्ती में जिंदगी गुजारते हैं उतने ही दिल मोहब्बत से नरम है वहां के लोगों के। अच्छा जी, मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। मैं गया मुल्तान से आगे भावलपुर, ठीक है। अच्छा, भावलपुर में मेरा पहला दिन था। नाश्ते के बाद खाने का टाइम हुआ तो मैंने कहा मैं दिन में नहीं खाता, तो कहते तभी तुम लोग शहरी लोग ना खराब होते हो। अच्छा, रात का टाइम आ गया तो मुझे कहते हैं कि अच्छी खासी ठंड थी वहां पे ना, मतलब मेरे लिए ठंड थी, वहां के लोगों के लिए नहीं थी। तो मुझे कहते हैं कि तुम रोटी खाओगे? मैं कहा दिन की नहीं खाई, रात में तो खाऊंगा। अच्छा, ठंडी रोटी खाओगे कि गर्म रोटी खाओगे? अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था मेरे लिए। मैं कहा मैं इतनी दूर से ठंडी रोटी को खाऊंगा, गर्म रोटी खाऊंगा। अच्छा जी, जब रोटी हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा आपने मुझे ठंडी रोटी का क्यों पूछा था? कहते हैं बेटा दरअसल मसला ये कि हमारे लिए अभी गर्मी है, तो जो तवे पे पकती है वो रोटी गर्म होती है, जो तंदूर में लगती है वो ठंडी होती है। तो मैंने कहा तो यही चीज थी। तो मैंने कहा अच्छा जी ये चीज थी। मैंने कहा नहीं, सुबह फिर आप मुझे गर्म रोटी दीजिएगा, ठंडी रोटी दीजिएगा, ये जो चीज होती है। और वो जो तवे घी पे जो लगा है वो लोहे की चाट जो होती है, तवा उसका बना होता है, उस पे पकती है। जी जी, अच्छा, जो तंदूर वाली होती है वो मिट्टी का तंदूर बना होता है, ठंडा होती तो है। ठंडा उसमें मिट्टी की रोटी जो है ना, आटा उससे वो तंदूर पे लगाई जाती है, तो मिट्टी का वो तवा बना होता है। तो जबरदस्त, वाकई मिट्टी तो ठंडी है, बिल्कुल यही और चीज। मिट्टी तो का आप तो फिर एग्री टेस्ट ही करेंगे, अलग मैं है। मुल्तान जा जी चुका जी, हूँ। बिल्कुल टेस्ट ही उसका ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीजें हैं कि जो आज तक जो है वो याद रहती है। अच्छा, हैं। आप असल में फिर हम दिलशाद भाई की तरफ जाएंगे मलिक साहब, कि अगर आप अपने असल को नहीं भूलते ना तो आप बहुत कामयाब होते हैं। हमारे आजकल के जो शहरी बाबू है ना, वो असल भूल चुके हैं, तो फिर थोड़ा सा फुकदान हो जाता है तरक्की। जी दिलशाद भाई, आपका ताल्लुक कराची शहर से ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका ज़िशान भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका आपने शुक्रिया कि आप इतने बारिश वाले सीजन इस में आए। प्रोग्राम में आपने हमें मदऊ किया। आपके चैनल के तवज्जुह से कुछ बातें आपसे होंगी और बड़ा मज़ा आएगा। जैसे मुझे शुरू स्टार्ट में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, आपने इतनी सारी बातें और एक सांस में की। ज़िशान भाई, मेरा ताल्लुक कराची से ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची की ही पैदाइश है मेरी। माशाल्लाह।
और हमारे बाकी आबा अजदाद जो थे हमारे, जैसे दादा नाना, ये सब इंडिया से। ठीक ठीक। अमृतसर से तो नहीं? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली कभी से। गए दिल्ली के? अब मैं 2008 में दिल्ली गया हूँ। अच्छा, अब तो वीजा ही नहीं लगते हमारे। अब नहीं लगता, लेकिन 2008 में भी जो गए थे बड़ी मुश्किल हुई थी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती दिलशाद भाई कि हम नहीं जा सकते, मलिक साहब से भी एक सवाल बाद में करेंगे, लेकिन आपसे है क्योंकि आप इंडिया जा चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि इंडिया वाले तो अभी रिसेंट एक बंदे से मेरी बात हुई ऑफिस में, तो वो ऑफिस के काम से लाहौर गया था, तो मुझे कह रहा है कि यार मैं, क्योंकि आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको पता है कि आपको टिकट्स अलॉट किए जाते हैं, जो नॉर्मल पोस्ट का होता है उसको बस में भेजते हैं, जो थोड़ा सा ऊपर होता है वो ट्रेन में जाता है, जो उससे ऊपर होता है वो बाहर जाता है। अच्छा जी, वो ट्रेन वाले भाई थे तो कहते हैं यार एक बंदा आया था जो कि लाहौर में बॉर्डर नहीं है इंडिया पाकिस्तान का, वहां पर जो है उसने कहा कि हमें जो कराची का लिखा गया था तो हम वाया यहाँ से गए, तो उसने जो मुझे बातें बताई, मतलब अभी भी इंडिया के अंदर एक तो हमें वीजे नहीं मिलते, उनको मिल जाते हैं, समझ नहीं आती मुझे ये क्या करते हैं हमारे वाले। और दूसरी चीज ये कि उसने मुझे बताया कि कराची और इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है उतना ही उनका डिस्टेंस है वो लाहौर से, उन्होंने जिस अपने शहर जाना था। तो मैंने कहा आप लोग बाय टैक्सी जाएंगे? कहते नहीं यार टाइम ज्यादा हो गया। उस बंदे को उन्होंने बताया कि यार नहीं मैं एयर फेयर से जाऊंगा ना, अब हमारा 30-35 हजार का फेयर है। तो उसने कहा कि यार कहते हैं हाँ यार क्योंकि अर्जेंट लेंगे तो 1600 रुपए का मिलेगा। भाई मैं जहाज की बात कर रहा हूँ, रिक्शे की बात करता है भाई, वहां पे इतना ही फेयर है, मतलब मैक्सिमम 1600 है, कम से कम 1800 या 900 में भी मिल जाता है आपको। तो मतलब बड़ा शॉकिंग लगा मुझे भी, तो मैंने कहा यार घूमने जाना चाहिए एक दफा इंडिया। बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं 2008 में इंडिया गया हूँ, यहाँ से कराची से हम पहले लाहौर गए, लाहौर से समझौता ट्रेन में तो नहीं गए थे? समझौता एक्सप्रेस, जी बिल्कुल। वहाँ से फिर हम अटारी बॉर्डर गए, वहाँ पे जाके हमारा सामान का कैलकुलेशन हुआ, और बड़ी मज़ेदार प्लेस है इंडिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जी कि बड़ी मुसलमानों के साथ बड़ी जुल्म और ज़्यादती है, जिस वक्त मैं वहाँ गया था उस वक्त भी ऐसा था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बताऊं मैं आपको मज़े की, हिंदू जो बिरादरी है वहाँ पे वो सारी ख़राब नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मुसलमानों से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, पता है आपको? चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। अच्छा, पूरा इंडिया खराब नहीं, नहीं, स्पेसिफिक एरिया है कुछ, और उसको बुरा इसलिए भी नहीं कहना चाहिए दिलशाद भाई क्योंकि इंडिया मुस्लिम कंट्री नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बात वही है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसा ही है। मेरा जिसमें तकरीबन 19 दिन गुजारे दिल्ली में मैंने। जबरदस्त। और इस मिर्चे लेकर आए थे वहां से? जी, मिर्चे, लाल मिर्चे बड़ी मशहूर है। नहीं, यहाँ से हम बहुत सारी चीजें लेके आए थे, कुछ चीजें वहां से लेके आए थे। ठीक है। तो जिस वक्त मैं आपको एक बड़ा मजेदार वाकया बताता हूँ। बिल्कुल। जिस वक्त हम अटारी स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पे एक तो सर्दी का आलम, मैंने जिंदगी में इतनी ठंड नहीं देखी थी। अच्छा। क्योंकि आप ये समझने कि ये हथेली, इसके ऊपर एक डॉट लगाए आप, ये स्टेशन है, बाकी ये पूरी हरियाली है। ओके। वहां पे जिस वक्त हम पहुंचे, एक तो सुबह के वक्त में, और वहां पे कोई कुली नहीं होता। अच्छा, हम यहाँ से ना कुछ चीजें लेके गए थे वहां पे जाके कैश करवाने के लिए, वो करेंसी का डिस्टेंस था। सही है, डिफरेंस ऑफ करेंसी बिल्कुल। तो वहां पे हमारे पास इतने साइज के ना 14 बैग थे, तो अब वो हमने खुद ट्रेन से उतारे। अच्छा, एक चीज यहाँ से, वहां पे भी कुली सिस्टम तो है ना? नहीं, अटारी पे नहीं है। जो सामान आप लेके जा रहे हैं वो आपने खुद उतारना है, खुद वापसी ट्रेन में रखना है। अच्छा, अटारी पे चेंज होती है ट्रेन चेंज होती है। जब आपने ट्रेन से उतारा है तो आपने, अच्छा कभी कभी ये होता है कि वो ट्रेन वो जिसपे हम आए वो आगे निकल जाती है, दोबारा एक ट्रेन आगे लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने कस्टम करना होता है, इसलिए हमें वहां पे उतारना है। जो हमारा ट्रेन में सामान है वो हमने उतारना है, उसके बाद उसका कस्टम होगा, उसकी चेकिंग होगी। जैसे हम लेके गए थे कराची से जीन्स की पैंटें, लॉन के सूट और खुश्क मेवा। यहाँ से क्यों लेके गए थे? नहीं, इंडिया ना, जीन्स की पैंट जो है वो हमारे पाकिस्तान की मशहूर है। अच्छा, ओके। वो बहुत शौक से पहनते। नहीं, हम सेल करने के लिए हमने करेंसी को कन्वर्ट करना था। ठीक है। तो ऐसा हुआ, हमारे पास 14 बैग थे इस साइज के, वो हमने बड़ी मुश्किल से उतारे। अच्छा, एक चीज हम, क्योंकि खुश्क मेवा भी लेके गए थे, उसमें एक चीज हम लेके गए थे, खशखश पाकिस्तान से इंडिया ले जाना मना है, क्योंकि वो नशे का होता है ना, नशे में काम आती है। तो ऐसा हुआ, हमारे 14 के 14 बैग खोल के ऐसे स्टेशन पे फेंक दिए गए। अब जी एक ऑफिसर आते हैं, भगत सिंह नाम है उनका, मुझे आज भी याद है। अच्छा, एक ऑफिसर आते हैं और वो मुझे कहते हैं, नहीं, मैंने कहा नाम से ही होगा कि दहशत वाला बंदा है, भगत सिंह। अब वो आते हैं और वो आके मुझे देखते हैं ऐसे, कहते हैं ये खशखश क्यों लेके जा रहे हो आप? मैंने कहा सर वो खुश्क मेवा है, बादाम पिस्ते ये सारी चीजें।
तो ये वहाँ पे दोस्तों के लिए लेके जा रहे हैं, कुछ इस पे सेल आउट कर देंगे। अच्छा मैंने सच बोला तो उन्होंने जी मुझे एक चालान काट के दिया 35,000 रुपये इंडियन करेंसी। मैंने वो देखा, मैंने बोला सर इंडियन करेंसी तो मेरे पास है भी नहीं। कह रहे हैं आपके पास पाकिस्तानी रुपीस तो है ना, वो सामने मनी एक्सचेंजर है वहां जाएं कैश कर अपनी कन्वर्ट करें करेंसी। मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता। वो उसने मुझे ऐसे घूर के देखा, बहरहाल वो चला गया। 5 मिनट तक मैं वो दूसरे जो ऑफिसर्स थे मैं उनसे बात करता रहा, बाकी बैग भरता रहा। वो वहां से 5 मिनट बाद दोबारा आए। मैंने उनको एक जुमला कहा, मैंने कहा मामू ख्याल कर लें। उन्होंने मुझे ऐसे गुस्से से देखा, कहता क्या कहा है तुमने मुझे। मैंने कहा सर गलती हो गई, लेकिन बड़ा कमजोर आदमी हूँ, इतने पैसे नहीं जमा करा सकता। 35,000 रुपये इंडियन करेंसी, 60-40 का रेशो था। ऐसा ही है। मैंने बोला सर नहीं करा। कह रहा नहीं तुमने मुझे जो कहा है वो बात बोलो। मैंने कहा सर गलती हो गई। न बोला नहीं। अब वो जितने भी लोग थे सब देख रहे हैं हमें, वो बड़ी जोर से कह रहे थे, वो बड़े गुस्से में। मैंने बोला सर मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको ये कहा है कि मामू ख्याल कर लें। बस मेरा ये दोबारा ये जुमला कहना था। उन्होंने मुस्कुरा के मुझे देखा, कहते कहाँ से आए हो। मैंने कहा सर कराची से। उन्होंने मुझे ऐसे किया, मुझे गले लगाया। भगत सिंह उनका नाम, हिंदू थे वो, ऐसे गले लगाया। कहते यार तुम्हारा ये जुमला ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ज़ीशान भाई कि पूरा स्टेशन पहले तो हमें देख रहा था कि ये एक शख्स पे इंस्पेक्टर, यार इंस्पेक्टर लेवल का बंदा कि इन पे गुस्से कर रहा, अचानक ऐसे बाहें खोल के गले लगा लिया। ऐसा ही है। कहते हैं यार मुझे आपका जुमला बहुत अच्छा लगा मामू। मैंने कहा सर अगर आपको बुरा लगा हो। बोला नहीं यार ये तो हमारे लिए बहुत एजाज की बात। ऐसे ही उसने कहा, हिंदी वर्ड में कहा था एजाज, कुछ और कहा था, लेकिन मैं उसको एजाज करके बता रहा हूँ, हमारे लिए एजाज की बात है। तो उन्होंने बहरहाल हमें बड़ी इज्जत दी। उसके बाद वहां पे जो सिपाही खड़े हुए थे ना उनको बुलाया, बोला ये सारे बैग भरो और हम आ रहे हैं। हमें लेके गए पीछे, चाय का एक छोटा सा केबिन बना था, वहां बिठा के उन्होंने चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद मैंने उनको दोबारा का चालान दिखाया। मैंने कहा मामू इसका क्या करूं। कहते कितने पैसे हैं। मैंने कहा तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए हैं पाकिस्तानी। बोला 1,000 रुपये निकालो। मैंने 1,000 का नोट निकाल के उनको दिया। बोला ये चालान लो, वो सामने जाओ, वहां पे एक सिख बैठे हुए होंगे, उनको जाके कहना मैं भगत सिंह का भांजा हूँ। ये उन्होंने भेजा है। अब मैं जी वहां चला गया, लाइन लगी हुई थी काफी लंबी, मैं वहां गया, लाइन में लगा रहा। मेरा जब नंबर आया तो मैंने उनको चालान दिया। उन्होंने मुझे देखा, बोला जी, मैंने कहा भगत सिंह का भांजा हूँ और उन्होंने कहा है कि आप, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की, बुलाया उनको, भगत सिंह को बुलाया। जी भगत कौन है ये। बोले जी मेरे भांजे हैं और मेरी फैमिली है, पाकिस्तान से आए। कहते हैं अच्छा। उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं की, सिग्नेचर किया, स्टैंप लगाई और मुझे दे दिया। अच्छा अब हमारा कस्टम होता है दोबारा, जिस वक्त हमने ट्रेन में वापसी जाना है, मैंने आपको बताया कि उस स्टेशन पे कुली नहीं है कोई, जो सामान उतारना या दोबारा ट्रेन में रखना वो हमने खुद करना है। अच्छा यहाँ पे दिशा भी थोड़ा सा मुझे डिफरेंट करिए, क्योंकि देखने वालों के लिए मुझे कंफ्यूजन हो रही है, तो मेरे देखने वालों को भी होगी कि आप समझौता ट्रेन से उतरे और दोबारा समझौता में ही बैठे, समझौता में बैठे। जी मैंने आपको बताया ना कि ट्रेन से इसलिए उतारते हैं, एक तो वहां पे प्रॉपर चेकिंग होती है, प्लस उन्होंने कस्टम करना होता है। सही। क्योंकि एक लिमिट है कि हम कितना सामान ले जा सकते हैं, एक वेट है। हमारा जो सामान था वेट से थोड़ा सा और ज्यादा था। बहरहाल एक अभी हमने चालान पे किया है, वो जो उन्होंने 35,000 रुपये इंडियन कहे थे, लेकिन हमने 1,000 रुपये पाकिस्तानी दिए। फिर हमारा एक दोबारा उन्होंने वेट किया, वहां पे थे इंडियन 8,000 रुपये हमने जमा कराने थे। वो उन्होंने दोबारा मुझे कहा, बोला इनको भी 1,000 रुपये देना। जिस वक्त मामू नहीं कहा, जैसे ही वो आया उन्होंने चालान ला के दिया 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का चालान उन्होंने मुझे दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा 1,000 रुपये निकाल के। अच्छा वहां बैठे हुए थे उस जगह सिख, तो उन्होंने मुझे कहा जी सत श्री अकाल पाजी। अच्छा थोड़ी सी पंजाबी मुझे आती है। मैं कहा बहन की हाल है, चंगे से ठीक ठीक। क्या बात है, आपने 8,000 रुपये और 1,000 पाकिस्तानी। मैंने कहा भगत सिंह का भांजा हूँ। उन्होंने भगत सिंह जो है पीछे ही खड़े हुए थे, उन्होंने उनको इशारा किया, अब मेरा भांजा हो। और अगर यहाँ पे किसी को मामू कह देते दो देते। आप यकीन करें विशाल भाई, पता है क्या, एक चीज थोड़ी सी बात डिस्टर्ब करेंगे। हाँ हमारा यहाँ पे ना जो वो सुबह हो गई मामू। अच्छा उस वक्त फिल्म नहीं आई थी, नहीं आ चुकी थी उस वक्त मुन्ना भाई। बहरहाल फिर उन्होंने जो सिपाही खड़े हुए थे ना, आप यकीन करें कि किसी के सामान को हाथ नहीं लगाया सिपाही ने। भगत सिंह ने कहा कि इनका सामान उठा के गाड़ी में ट्रेन में रखो। 4 सिपाही ने हमारा सामान उठा के ट्रेन में रखा और जाते हुए उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। कहता कि मेरा इधर ही करीब में ही घर है, जब आप वहां से इंडिया से वापसी आओगे ना तो मुझे आपने वहीं से कॉल करनी है।
जिस वक्त ट्रेन लगेगी तो फिर मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगा, वहां नाश्ता कराऊंगा। जबरदस्त। भांजे को भी चाहिए था ना कि उसको भी आप पाकिस्तान यकीन का विजिट करें, करवाते, हाँ, दावत देते ना, है दी थी दावत। अब मैंने उनको बिल्कुल कहा था कि आप पाकिस्तान कभी भी आए तो ये मेरा नंबर है। अच्छा, अब मजे की बात तो ये बुलाता उनको। नहीं, फिर मलिक साहब अब ऐसा नंबर हुआ, शेयर करना पड़ेगा, नंबर तो चेंज हो गया होगा। बिल्कुल। अब ऐसा हुआ कि जब हम दिल्ली पहुंच गए वहां, अच्छा उन्होंने मुझे एक पर्ची पे लिख के दिया था, वो इतने थके हुए थे कि पर्ची पता नहीं कहीं मिस हो गई। ओके। 19 दिन बाद जब हम वापसी आ रहे थे तो मैं वो पर्ची बड़ी ढूंढी, नहीं मिली। बहरहाल हमारी ट्रेन आके लगी। आपका स्टे दिल्ली में था? दिल्ली में था। कौन से स्टेशन अभी आपने बताया? अटारी। अटारी से दिल्ली कितनी देर लगी आपको जाने में? तकरीबन 6 घंटे। अच्छा, 6 करीब है। ओके, बिल्कुल। जब हम वापसी दिल्ली से आए तो उनका नंबर मिस हो गया था। सुबह जब ट्रेन आके लगी तो 7 बजे ट्रेन लग चुकी थी। अब उनकी ड्यूटी शुरू हुई है 9 बजे। बहरहाल मैं 9 बजे तक ढूंढता रहा। 9 बजे जैसे ही मुझे नजर आए, उन्होंने मुझे देखा, मुझे गले से लगाया, और उस गले से लगाने के बाद वही पुराना वाला अमल उन्होंने किया। मुझे बहुत डांटा, बोले यार तुम लोगों, तुम्हें इतनी मोहब्बत से मैंने नंबर दिया था, और मैंने घर पे तुम्हारी ममानी को कहा था कि पाकिस्तान से कुछ मेहमान हैं, वो आएंगे, उनको अच्छा सा नाश्ता कराना है। बहरहाल मैंने उससे बड़ी माजरत तो है ना, ऐसा ही है। आप यकीन करें, इंतहा है। मैं अभी इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। हम आते हैं मलिक साहब के साथ। वैसे मुझे ये बताएं कि कहा ये जाता है, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि खिलाड़ी चाहते हैं कि हम साथ खेलें, ठीक है, डॉक्टर्स चाहते हैं कि हम कंबाइन होकर करें, सिंगर्स चाहते हैं कि हम वो करें, तो फिर सिर्फ हुकूमती सतह पर ही लड़ाई क्यों रहती है? देखिए, बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है। बात यह कि लोगों के दिल तो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ना, ऐसा ही है, एक ही थे हम, और तकरीबन मैक्सिमम काफ़ी हद तक रहन सहन भी हमारा मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा कल्चर भी हमारा मिलता जुलता है। थोड़ा सा कहीं हम एज ए मुस्लिम बीइंग डिफरेंट है, बिल्कुल, लेकिन है तो बड़े सही ना यार, मिले हैं, वही मुल्क, वही सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर बनता है किरदार हुकूमतों का। हुकूमतें जो है ना अपना किरदार सही डायरेक्शन पर जो है ना वो नहीं ले जा रही, किरदार अदा नहीं कर रही। अच्छा, लेकिन जिसकी वजह से अब देखे ना, आप इंडिया की जो गवर्नमेंट है, चाहे वहां पर उनका अपना एलिमेंट्स कहीं के भी अंदर से भी कुछ मामला हो तो वो बीइंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मोर्चा जब इस किस्म की वहां पर ये लहर फैलाई जाती है, वहां पर रिएक्शन आता है, आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को करते हैं, फिर आप वहाँ के क्या, यहाँ पाकिस्तान के जो शहरों में मुख्तलिफ आपने वो रणजीत सिंह का पत्नी क्या क्या वो आए भी थे, क्या धमाके, क्या किस तरीके से एलिमेंट इंटरफेयर करता रहता है। इंडिया की जो स्टेट है, अगर वो ना करे तो यकीनन हमारे हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं दोनों मुल्कों के। एंकर पर्सन को आप देखें, अब देखें जो हसीना वाजिद जो भागी हैं, आप देखें श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश, उसमें भी पाकिस्तान का नाम डाल दिया। वो इसलिए भाग गई क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया देखे ना, हमारा मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है बड़ा मुस्बत लेवल पर चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आप इंडिया के मीडिया को आप देखें, वहाँ के एंकर देखें, वहाँ के प्रोग्राम देखें, वो ऐसा प्रोग्राम में फिर डिबेट करा रहे होते हैं, लगता है कोई जंग लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, जंग का माहौल खुद एक एंकर पैदा कर देता है। यार ऐसा नहीं होता भाई, आपकी आवाज है, आप लोगों को अच्छा चेहरा, मुस्बत चेहरा दिखाएं, मगर वो इतनी पोजीशन जब क्रिएट कर देते हैं कि पाकिस्तान के अवाम हो या इंडिया की अवाम हो, वो भी ये समझते हैं कि बस हमने एक दूसरे का हम दुश्मन है, हमने लड़ना ही है। आपको रमजान का वाकया मलिक साहब याद होगा कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा गिरा था घरों पर, रमजान करीब में, जो मॉडल टाउन में गिरा था, ठीक है। अच्छा जी, तैयारा गिर गया, किसी भी मुल्क का तैयारा गिरे, अफसोस होता है कि जानी नुकसान हुआ है। वहां पर जब आप बात करते हैं तो हमारे दीन इस्लाम के अंदर भी कि इंसानियत पहले है, मजहब पहले नहीं। अगर कोई बीमार है, आप ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है, वो ये है, वो ये देखा जाता है कि अल्लाह ताला पूछेगा ना कि खिदमत खल्क कितनी की। हुकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ नहीं है, ये तो खुली किताब में लिखा हमारी। अच्छा जी, देखिए आप इंडिया की जब बात आप कर रहे हैं, मैं आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं, वो जो RSS की दहशतगर्द है, वहाँ जो तंजीमें हैं, जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, जो भी है, वाकई में उनके खिलाफ स्टेट क्या कार्रवाई करती है? कभी कोई एक्शन हुआ? अपनी उनकी स्टेट। अच्छा, पाकिस्तान में आप एक आध कोई ऐसी जहादी तंजीम थी जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि ये इंटरफेयर करते हैं सरहदों के ऊपर और ये मामला को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो उनको बैन लगा दिया, ऐसे ही है, ऐसे ही है, उनको रोका, उनको जेलों में डाल दिया गया, पाबंद सलाखा कर दिया गया। इंडिया ने क्या किया है?
इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां की स्टेट क्या करती है, बल्कि वो उनको शेल्टर फ्रेम करती है। ऐसा ही है। अच्छा, जब आप अपने अंदर खुद इस्लाह ना करें तो आप पब्लिक को क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? पब्लिक के अंदर खुद आप इश्तिहाल फैला रहे हैं, आप उसकी सपोर्टिंग पे जा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई है, उसने ऐसे किसी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हों या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी आई है, चाहे आप ओवरऑल कयाम पाकिस्तान के लिए, हमेशा पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का शिकार चला रहा है। ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं से ये एलिमेंट्स और अक्सरियत जो है वो यही भारत की ही होती है। ऐसा ही है। इसी पड़ोसी मुल्क से ही हमें तकलीफ पहुंचती रहती है। और कितना बड़ा दिल है, आप अभी बीच में वो जो क्या था वो अभिनंदन को देख ले, हाँ, वो हमने फतह कर लेंगे, आपका नाश्ता हमने करा दिया था के साथ आप भेजे कि ये होना नहीं चाहिए था। और ये भी बता दिया कि तुम अगर इस तरीके से हमारे मामला में इंटरफेयर करेंगे या अटैक करेंगे तो हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारों में हमारी फोर्स जो है वो इतनी माशाल्लाह से मजबूत और इतनी एक्टिव है, मगर वो एलओसी की पासदारी करती है। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर एक ब्रेक का जा रहा है मलिक साहब, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको फिगर आउट करूंगा कि हमें जो आपने कहा ना कि एक समझौता वो क्यों नहीं होता, वो क्या उनके एंकर पर्सन कहते हो, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मलिक मुनव्वर हुसैन साहब बड़ी पॉइंट कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, जिगरा चाहिए इस बात को करने के लिए। लेकिन अब पहले मैं बात करूंगा मलिक साहब, इजाजत है? ठीक है। जब जहाज गिर गया, नुकसान हो गया, उसके बाद इंडिया का मीडिया, पाकिस्तान का एक तैयारा जिसने उड़ान भरी और फिर जो पायलट है उसने कहा कि मैं नहीं बंद करूंगा इंजन, मैं नहीं पेट्रोल को जाया करूंगा, और उसके नतीजे में क्या हुआ, पाकिस्तान का एक तैयारा जो उड़ा, फाइन बता दे कि तैयारा गिर गया है, लोग मर गए हैं। मतलब 15 मिनट उन्होंने घुमाया और इसके बाद सीएनएन ने खबर छाया कर दी। ऐसा लगता है उनका किरदार जो इंडिया का जो मीडिया है या उनके जो एंकर पर्सन है वो एक रेफरी का किरदार अदा कर रहे हो। तो जैसे कोई कुश्ती मैदान में लड़ी जा रही होती है, कुश्ती लड़ी जा रही है और वो दौड़ रेस लगी हुई है और उस पर कह रहे वो देखो वो गिर रहा है, वो देखो वो मारने पलटी वही। यार खुदा का नाम मानो, आप एज ए टीम जर्नलिस्ट हो यार, आप अपना प्रोफेशनल को क्यों इस तरीके से दागदार कर रहे हो? आप अपना पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अच्छा चाहे हादसा इंडिया में भी हुए हैं तो पाकिस्तान के मीडिया ने इतना होश इस्तेमाल नहीं फैलाया कभी। अफसोस का इजहार करते हैं। अफसोस से ज्यादा हमारी तो इन्हीं एम्बुलेंसेस गई हैं जो इंडिया के अंदर सैलाब आया, उनकी तरफ से कभी भी वो कोई भी नुक्ता हमारी तरफ से छोड़ते नहीं है, जाया नहीं जाने। उनकी कोशिश होती है कि हर एक नुक्ता, हर एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थोपा जाए और इसका जो है ना बतंगड़ बना के एक मजाक बनाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान कितने अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लोग हजारों की तादाद में अपनी जानें दे चुके हैं। ऐसा ही है। तो भाई क्या हम खुद अपने आप को मार रहे हैं? यही वो एलिमेंट्स हैं जहां से ये ऑपरेट होते हैं और उन्होंने यहां पर अपने घर बनाए हुए थे। उन्होंने शिकंजे ऐसे ऐसे पंजे गाड़े हुए हैं और शिकारियों की तरह उन्होंने हमारे हर एक शहर को डिस्टर्ब किया है, हमारे सिक्योरिटीदारों को डिस्टर्ब किया है। मगर हमने हमेशा उन एलिमेंट्स को, हमारे सिक्योरिटीदारों ने, हमारे स्टेट ने उनके ऊपर कार्रवाई की है और वो सामने सबूतों के साथ सामने लाके दिखाया है कि अगर ये दहशतगर्द हैं तो ये अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और अगर ये दहशतगर्द हैं तो ये इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन मलिक साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। देखिए हमारे जैसे एलओसी के ऊपर हमारी कुछ एग्रीमेंट्स आए हुए हैं तो हमेशा बदतमीजी इंडिया की तरफ से होती है। अगर शेलिंग होगी, फायरिंग होगी, कुछ भी एबीसीडी जो भी होता है इंडिया पहला करता है। हमारे वाले जो है वो हमेशा खिलाफ वर्जी है वो इंडिया से ही करती है। ठीक है, उस दिन इनका ये देखो ना, इनके लिए तो डूब मरने का मकाम तो कुलभूषण आजादी वाला जो आपने देखा कितना बड़ा, कितने अरसे से। असल में बहुत अफसोस, बायस तशवीश और अफसोसनाक अमर ये है कि हमारे अपने ही लोग जो है वो उनके अलाकार बन जाते हैं और जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाता है वो इस तरह के। हमें भी चाहिए कि हम अपने दाएं बाएं में जो ऐसे अनासर हैं उसकी सरकोबी करें, उसकी निशानदेहियां करें और अपनी सिक्योरिटीदारों के साथ शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि मुल्क में अमन होगा
तो सब लोग उसमें सुकून से रहेंगे, बिल्कुल यही मुल्क चीज़ जो है वो एक सफर कर सकेगा, अवाम खुशहाल होगी। तो ये पाकिस्तान दुश्मनी, नहीं ये चाहता। मैं समझता हूँ कि नहीं चाहता, इंटरनेशनल बिल्कुल। दुश्मनी है जो आज तक पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से जो है वो अपने आड़े हाथों अभी भी लेके आ अगर रहा आप है। देखें, हम फिर दिलशाद भाई की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहीं पर हमने एक स्टेटमेंट, कहते हैं ना कि रात 10 बजे वाला शो है जो कि बहुत लेट होता है, लेकिन उसमें भी हमने दोनों नासिर बिठाए हैं। अगर एक बंदा पाकिस्तान के फेवर में बात करे तो दिलशाद भाई इंडिया के फेवर में बात करें कि वहां के लोग कैसे, हम दिलशाद भाई की तरफ आते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी भी आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मोदी जी को पैगाम भिजवाया कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। जी दिलशाद भाई, अब हम पहुंच गए दिल्ली। अब हम दिल्ली पहुंच गए। अच्छा, मुझे दिल्ली पहले से सबसे पहले बताएं, दिल्ली का जो स्टेशन है वो अपने कैंट स्टेशन जैसा है या लाहौर स्टेशन जैसा है, कैसा है? बहुत खूबसूरत बना हुआ था इससे ज्यादा 2008 में। हमारे कैंट स्टेशन से, मैं देखें जो सच है बताना चाहिए, कैंट से तो बेहतर कैंट- लाहौर का अब है हमारा, लाहौर नहीं, का लाहौर का तो नहीं, बहुत जबरदस्त मैं खूबसूरत वहां की है। बात करूंगा जहां से मैं चला था। ठीक, कराची से चले थे कराची से चला था, कराची से लाहौर, लाहौर से फिर हम तो लाहौर आगे गए गए। तो थे, अब लाहौर को कैसे मैं भूल आपको सकते हैं? नहीं नहीं हाँ। उसी पे आ रहा हूँ। पहले कराची से बहुत बेहतर है। अगर बात की जाए लाहौर से, तो लाहौर से भी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था दिल्ली का स्टेशन, ठीक है। और बात यह है कि जो सच है इंसान को कहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वहां के हम बात कर रहे थे कि वो भगत सिंह की, ठीक है। दिल्ली से जब हम वापसी आए हैं और मुझे बीच स्टेशन का पे, सफर बताया ना, बीच में क्या क्या किया आपने? भाई बीच में ऐसा हुआ कि वो जिस दिल्ली वक्त पहुंच गए, दिल्ली पहुंच पहुंचने गए, के बाद दिल्ली के करेंसी बाद चेंज करवाई या नहीं करवाई? दिल्ली पहुंचने के बाद करेंसी को कन्वर्ट करवाया या नहीं? सबसे पहले तो हम जब दिल्ली पहुंचे तो रात के 4 बज रहे थे। ठीक है, वहां से हमने वो साइकिल रिक्शा लिए। वो एक जबरदस्त। साइकिल रिक्शा, सर्दी, बहुत शदीद सर्दी थी। ठीक है। साइकिल रिक्शा पे हमने एक पे सामान रखा है और एक पे हम खुद बैठे। तो बहरहाल आपने पता था कि आपने होटल कहाँ जाना है? नहीं नहीं, हमने कहीं घर, किसी के घर जाना था। ठीक है। तो वो इत्तेफाक से वो लेट हो गए थे। जिस वक्त हमने साइकिल रिक्शा कर ली है तो वो फिर आए। अच्छा, उन्होंने भी अपनी गाड़ी साथ साथ रखी, बोला जी अब इसी पे चलते हैं, थोड़ा सा दूर है, 20 मिनट का सफर था। वहां पहुंचे, वहां जिस वक्त हम घर पहुंचे तो उन्होंने बोला भाई नाश्ता करो, सारी चीजें ठीक है, सोना नहीं है। मैंने कहा क्यों जी? बोला अभी 9 बज जाएंगे तो सुबह 9 बजे थाने में जाके आपकी एंट्री करवानी है। ठीक है, बोला उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, फिर आप फिर सोएं। घूमो फिरो। ठीक है। भाई हम 9 बजे का इंतजार करने लगे, नाश्ता किया हमने जी 9 बजे। अब थाने नींद में आ जाके रही, सो जाना था। अब नींद इतनी आ रही। 2 दिन का सफर, पहले ना कराची जाते से तो वो लाहौर, बुला के सुला देते। और 2 दिन का सफर, पहले कराची से लाहौर, फिर लाहौर में हमने वेट किया क्योंकि काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर वहां से 6 घंटे हमने अटारी स्टेशन पे इंतजार किया, फिर वहां से दिल्ली। तो हमें तकरीबन ये 2 दिन लग गए थे सिर्फ है। सफर ही सफर में। ठीक है। बहरहाल हम सुबह हुई तो हम 9 बजे थाने पहुंच गए जी। वहां से हमसे पहले उन्हें पता था कि ये लोग आ गए। ठीक है। वहां गए जी, हमने अपनी एंट्रियां कराई जी। जाना कब है जी? तकरीबन 1 महीने का हमारे पास वीजा है। अब वो हमें बता रहे हैं कि जब आपने जाना है तो हमें आपने एंट्री करवानी है, इस दिल्ली की हुदूद से आपने बाहर नहीं निकलना। अगर आप बाहर निकले और पकड़े गए तो फिर हमें भी खुद नहीं पता कि आपको कितने साल की सजा लगेगी। हमें बहुत ज्यादा डराया गया पुलिस की तरफ से ना। अच्छा जी, हम अपनी हुदूद से बाहर नहीं निकले। ठीक। फिर हम वापसी गए, फिर हमने 19 दिन वहां गुजारे। इसी बीच एक खाने और खाए? वाकया पेश आया। ठीक है। खाने का भी मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, इसी बीच ना हमें एक और वाकया पेश आया। मैं देखें, बात वो है कि फिर वही बात कहूंगा ना, तो सारे 5 उंगलियां हैं बराबर नहीं है। वहां पे हमने अच्छे भी हिंदू देखे और बहुत बुरे भी देखे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अच्छे ही देखे हो। आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये बहुत ज्यादा चल रहा है, शायद ऐसा हो अब, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे लोग थे। हम शॉपिंग करने के लिए गए एक मार्केट में, तो मैं नमाज पढ़ता था, असर की अजान हुई तो मैंने उससे पूछा, सिख थे, मैंने उनसे पूछा मस्जिद किधर है यहाँ? बोला नमाज पढ़नी है। मैंने कहा जी। बोला आप मेरे साथ आ जाए, वजू है आपका? मैंने कहा जी। बोला मेरे साथ आ जाए। अब वो अपनी शॉप से ना मुझे अंदर लेके आए तो एक रूम बना हुआ था जिसमें उनकी मूर्तियां वगैरह और ये सारी चीजें रखी हुई थी। तो मैंने उनको देखते ही ये कहा, मैंने कहा इधर नमाज नहीं पढ़ सकता मैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं, आप और अंदर आए। और अंदर गया तो बाकायदा एक जानमाज का एक सिस्टम लगा हुआ था वहां पे। मैंने बोला देखें यार। तो उन्होंने मुझे जिस वक्त नमाज पढ़ ली, बाहर आया तो मैंने बोला आपने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई हिंदू आता है, अगर उसको ज़रूरत है कि जी पूजा करनी है ये, या अगर कोई मुसलमान आता है, बोला बात ये है कि दीन और मज़हब सब अपनी जगह, इंसानियत बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। बोला आप अभी शॉपिंग के लिए आए, अगर आप मस्जिद जाएंगे तो यहाँ से 10 मिनट का सफ़र है मस्जिद का। तो वही चीज़ हमने आपको, एक पाक जगह है बड़ी। उसने मुझे बोला यार कि हर इंसान बुरा नहीं होता, ऐसा ही है, हिंदू है वो, और लेकिन वो उन्होंने जहां तक हिंदू हमें, इंसानियत है।
इंसानियत कर रहे हैं। इंसानियत और जिस जिस जगह पर इंसानियत का एहतराम है, वो मुल्क, वहाँ की आवाम और मुल्क तरक्की याफ्ता है, वो सर्वर कर रहे हैं। क्यों शिव हम सलाह के लोग अंदर जो है इंसानियत देखे ना, नहीं है हम लोग इंसानियत से बहुत दूर होते जा रहे बिल्कुल हैं। हम भी हैं, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंसानियत नहीं है, मगर चूंकि अब ये गैर जिम्मेदारी कि हम मुज़ाहरों में होते जा रहे हैं कि हम जो हमें इंसानियत का दर्स हमें अपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें हमारे दीन इस्लाम ने दिया है, वो किसी भी मज़हब में इंसानियत का दर्स ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल है ना? अभी बात जी, वही बिल्कुल। है। साद भाई की बात में वजन है कि वहाँ देखे ना, वो पिक्चर बता रहा है कि वहाँ इंसानियत में ऐसा ऐसा है। तो यार अगर हमारे तो ये घर के मिरास है ना, हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमारी सल्लल्लाहु जन्म घुटियों में मिला दी। बिल्कुल हम ऐसे ही तो मंसूर अपने भाई। माँ बाप के भी दुआ गो हैं कि यार हम मुसलमानों घरानों में पैदा हुए हैं। तो बिल्कुल दिलशाद भाई बात सही कर रहे हैं। बिल्कुल दिशाल भाई आगे। यहाँ पे देखें बात फिर वही आ जाती कि उनके मीडिया सबसे बड़ा किरदार है इंडिया के मीडिया का, इस बारे में कि ना हम दोनों पहले की वो जो बताएंगे आपने शॉपिंग की, हमने शॉपिंग के की। इस बारे में भी बात करनी है क्योंकि कुछ चीजें मैं आपसे ही क्लियर करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मीडिया के ऊपर जो दिखाया जाता है वो 100% सच नहीं, क्योंकि नहीं। अभी रिसेंट हमारे इलाके में एक ट्रांसप्लांट करवा कर आए हैं, उस बारे में मैं आपके बात करूंगा, वो भी दिल्ली गए थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब शॉपिंग की तो डिफरेंस लगा, क्योंकि देखिए हम करेंसी कन्वर्ट को छोड़ दें, ठीक है, पाकिस्तान का रुपया 50 रुपए का इंडियन रुपया वो छोड़ दें, जब आपने शॉपिंग के लिए गए तो तब लगा कि यार सस्ता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सस्ता था वहाँ पे, और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सस्ता बहुत था, और ज्यादा सस्ता। क्वालिटी में जो ना बहुत आला था। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे हमें शादी की शॉपिंग करनी थी, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त वो शॉपिंग करके यहाँ लाए तो पाकिस्तान में हर एक शख्स ने जिसने वो देखा कहा कि कोई बहुत ही आला शॉपिंग नहीं, किया आपने। वहाँ साड़ियाँ की- प्लस लहंगा शरारा, हमें शादी की शॉपिंग करनी थी जिसमें हमने अपनी साड़ियाँ भी शादी? ली। नहीं मेरी शादी नहीं, वो एक कजन की शादी थी, ठीक है, जिसमें हमने साड़ियाँ भी ली, लहंगे भी लिए, शरारे गरारे ये सारी चीजें, नेकलेस फिर ज्वेलरी वगैरह ली। ज्वेलरी तो अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, 2008 से एक कुछ चूड़ियां लेके आए थे वहां पे, आज तक आर्टिफिशियल, आज तक काली उनका नहीं कलर ऐसा ही है, आज तक बिल्कुल, वो काली नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही, 2008 और आज एक बहुत लंबा अरसा होता है। और बाकी खाने पीने की आप बात कर रहे थे, तो 2008 में 3 रुपए का एक सीख कबाब था वहां पे, इतना बड़ा गोश्त वाला, गोश्त वाला, ठीक है, 3 रुपए का इतना सीख कबाब था। जब मैंने देखा लेकिन तो ओपनली मिल रहा था, क्योंकि वहां पे ओपनली तो मिल बड़ा रहा, गोश्त तो नहीं बना है नहीं ना? नहीं नहीं ओपनली वहां पे मिल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, दिल्ली में जो है अक्सरियत मुसलमान की है, सही, हिंदू भी हैं लेकिन अक्सरियत जो है वो मुसलमान की है यहाँ ठीक है। पे, तो वो ओपनली इसलिए सेल हो रहा था। ठीक है, तो 3 रुपए का इतना बड़ा सीख कबाब, मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई हम 3 लोग थे, तो मैंने कहा लगा दो 8-10 लगा दो। उसने मुझे तब देखा, बोला 8-10 खा लोगे आप? मैंने कहा हाँ। 12 उसने बोला हम 4 लगवाते हैं, अभी जरूरत पड़ी और लगवा लेंगे। भाई साहब वो 4 में से भी बच गए थे, इतना जबरदस्त, जबरदस्त, मतलब 3 प्रॉपर्ली वो रुपए दे में रहे थे। यार, और बहुत साफ सुथरा। सही। अच्छा जिस जगह हम थे ना, यहाँ से कोई 1 मिनट का रास्ता था, 2008 1 मिनट का रास्ता था जामा मस्जिद का, बड़ी मशहूर जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमारी लाहौर की शाही मस्जिद, जबरदस्त। सेम टू लाहौर की सेम जामे मस्जिद, दिल्ली की जामे मस्जिद मशहूर भी है, मशहूर भी है, और सेम ऐसी ही है जैसे यहाँ की हमारी शाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद। कोई बादशाही मस्जिद, कोई फर्क नहीं है। सही। मुझे ऐसा ही लग रहा था, मैं ऐसे बाहर खड़े होकर देख रहा था कि मैं लाहौर में तो नहीं हूँ अभी तक। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम आते हैं मलिक साहब के। मलिक साहब, हमने बात कर ली, अब मुझे ये बताएं कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, आप किन किन चीजों को देखते हैं, किन किन लोगों की आप मदद करते हैं, किस फील्ड में जाकर आप मदद करते हैं? देखिए निशान भाई, सोशल और जो समाजी काम है वो तो हमें अपने घर से मिले हैं। सही। हमारे बड़े क्योंकि ये काम करते थे तो हमको देख देख के हमें भी एक जुनून पैदा हुआ, एक शौक़ पैदा हुआ। तो मैं बचपन से ये करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। और अपनी कम्युनिटी पे हमने पहले फोकस किया। तो हमारी जो मतलब बिरादरी के लोग थे उनको हमने देखा, और इस शहर कराची में तकरीबन कोई हमारा जो बीच वाला जो तबका था वो क्योंकि मज़दूर लोग हैं ना ज़्यादा, अक्सरियत उनकी, ऐसे ही है। तो वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते थे। सही। क्योंकि सरकारी जो पीले स्कूल हैं वो तो अब नज़र नहीं आ रहे थे, तो प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ फीसें ऐसी होती हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। थक जाता देख तो मैं अपना ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि तकरीबन कोई 500-600 ऐसा बच्चा मैंने इन
कच्ची आबादियों में से निकाला है, ठीक है, माशाल्लाह। जिनमें फेडरल एरिया की और नॉर्थ नादाबाद की कच्ची आबादियाँ थी और भी साथ में हैं। यहाँ से छोटी छोटी कॉलोनियों में आबादियों में जाके उन बच्चे निकालें और मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों में जाके दाखिले दिलवाएं और उन इंतज़ामिया से बैठ कर ये कहा कि भाई आप इनके पास फीस न हो तो आप एक तो हमें रिलीफ का पैकेज है, दूसरा कि इनको आपने निकालना नहीं है, वो हम आपको कोई शेड्यूल बना देना, हम किसी ना किसी तरह से पे करते रहे। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो मैं जैसे जब सहाफ़त में आया तो सहाफ़त में मैंने अपने आप को खिदमत के हवाले से ये वो रखा, वक्फ कर क्योंकि दिया। वक्फ कर दिया। और अपनी जो मेरी सैलरी थी उसका मैंने उस सैलरी का एक हिस्सा जो है ना वो मखसूस कर दिया, वक्फ कर दिया अल्लाह के कि ये नाम। मैंने ये अपने खिदमत खल के कामों में लगाना, अल्लाह के जो नाम मैं कर आज दिया तक ना। अल्लाह के नाम कर दिया, आज तक बिल्कुल। मैं वो करता आ रहा हूँ। माशाल्लाह। हमने फिर एक निगहबान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम की तंजीम रजिस्टर्ड कराई, सोशल वेलफेयर तंजीम, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिसके प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर हो गए थे सैयद सजाद अली शाह साहब, सही से मैंने माशाल्लाह। उनको रखा। ज़ेर सरपरस्ती हमारे गाजी सलाउद्दीन साहब जो सीएम के भी एडवाइज़र रहे थे और पीएम निगरान पीएम थे गुलाम मौजूद, तो उनके एडवाइज़र थे, वो हमारे साथ उनकी बड़े दास्ते शफ़क़त रही है। और उन्हीं की मरवन मिन्नत मैं सहाफ़त में भी आया, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और पहला अखबार मैंने जुर्रत ज्वाइन किया, 1998 की मेरा ख्याल बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उस वक्त से लेकर आज तक मैंने मुख्तलिफ अखबारात में, चैनल्स में जो है वो खिदमत अंजाम दी हैं बिल्कुल। और अच्छी पोस्टों पे दी हैं, एज ए ब्यूरो चीफ भी। और माशाल्लाह। अब मैं खबरें मीडिया ग्रुप से जो एक इदारा है वाबस्ता है। उसमें वाबस्ता हूँ, तो इंटरव्यूज़ वगैरह करते रहते हैं। और ये अच्छा बोलते ये हैं। शहर बहुत मुझे प्यारा लगता है, जैसे मुझे अपना जहाँ मैंने आँख खोली जन्म लिया वो शहर प्यारा लगता है, तो उससे भी कई दर्जे ज़्यादा मुझे कराची प्यारा लगता है। माशाल्लाह। कराची के बहुत ही फराग दिल लोग हैं ऐसे यहाँ पर। जब हम आए हैं तो हम यहीं के हो के इसी वजह से रह गए हैं कि यहाँ बहुत प्यार के लोग हैं, प्यार मिला है, शनाख्त मिली है, जबरदस्त। रहने को जगह मिली है, दोस्त अहबाब का एक वसी हल्का मिल गया है। तो इस शहर के लिए हम दिन रात सिर्फ इसके अमन के लिए और इसकी तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। और वाक़या कहते हैं कि ये शहर, लोग कहते सारे हैं कि ये शहर हमारा है, ये शहर हम सब इसको कहते हैं कि हम ऑन करते हैं, मगर उसको ऑन कोई नहीं करता। बेचारे को भी यार इस मदद शहर नहीं ने छोड़ दिया। सबको ऑन किया हुआ है, इस शहर के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल मुख्तलिफ हुकूमतें आ रही हैं, मुख्तलिफ हमने दवार देखे हैं, सिर्फ बुलंद बांग दावे होते हैं, बजट में रखे जाते हैं, मगर जिस तरीके से ये दुनिया का एक बड़ा शहर है, मेगा सिटी शहर है, इसकी जब मैं रोड स्ट्रक्चर को देखता हूँ, सड़कें देखता हूँ, गलियाँ देखता हूँ, पार्क्स देखता हूँ उजड़े पड़े हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में उजड़े पड़े हैं। ये नहीं है कि छोटे मोटे चंद एक, अगर आप बड़े पोश इलाकों में जाएँ तो आपको मेंटेनेंस नज़र आती है, मगर ये बहुत बड़ा फुकदान है, ये शहर के साथ जुल्म हो रहा है। ऐसा ही है। ये हुकूमतों में बैठे हुए वो अशराफिया जुल्म कर रहे हैं, न जाने क्यों। ये शहर सबको पाल रहा है, ये शहर ने सबको अपनी आगोश में लिया हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि खुदा का वास्ता है यार, बस बहुत हो गया है, होश के नाखन ले, इस शहर के लिए भी कुछ करें। ऐसा ये शहर, हमारा तो दिल धड़कता है इसी शहर के साथ। ऐसा ही है। ये रोशनियों का शहर है। अब अमन तो कुछ काफ़ी हद तक आ चुका है, वो भी जिनकी भी सिक्योरिटी इदारों की कोशिश या हुकूमतों की, बहरहाल अमन आ चुका है। छोटे मोटे मामला तो हर जगह में रहते हैं, इतना बड़ा शहर है तो ये अमन अमान की सूरत हाल तो कहीं ना कहीं रहती है। अब देखें ना, अगर हम मरदमशुमारी में जाएँ, नुदाद शुमार में जाएँ, तो वो वाक़या जो कहते हैं ना कि सही नहीं गिना जाता, सही नहीं गिना जाता। एज ए बीइंग ए जर्नलिस्ट हम तो बहुत वाकिफ़ हैं इस शहर से, तकरीबन हर इलाके में हम जा चुके हैं, देखते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग में हम रहे तो हर इलाके में आना जाना रहा। जब ये आग में झुलसता था शहर, तो उस वक्त भी हम इन सड़कों पर, इन रात के जो है वो सन्नाटों में हम घूमते थे, निकलते थे, क्योंकि रिपोर्टिंग करनी होती, हालात वाक़या लोगों को बताने होते। तो ये शहर सबको है, जैसे कहते हैं कि सबका है तो सबका हक बनता है कि हलालियों की तरह इस शहर की भी कुछ तो खिदमत करें। बिल्कुल, मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाऊं। बिल्कुल, मेरा भी हक बनता है कि कहीं कचरा पड़ा हुआ तो मैं उसको कचरा कुंडी में डालूं। सबसे पहली बात मलिक साहब कि अगर स्ट्रीट लाइट जल रही है तो उसका बटन ही ऑफ कर दें, जो कि करना भी बहुत शान के खिलाफ समझते हैं। नहीं किया जाता। दोनों हर तरह से, अगर हुकूमतें गैर जिम्मेदार हैं, अगर स्टेट जिम्मेदारी डाली कर रही, तो अवाम भी उसी तरह से हो गई है, वो भी यूं उठाती है। लेकिन एक बात मलिक साहब, फिर हम दिलशाद तरफ भाई की तरफ आते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि किस सियासतदान ने, प्रेजेंट हो पास्ट हो, कभी किसी ने अपने बयान में ये बोला हो
कि दरवाजे शीशा नीचे करो, पीक रोड पर फेंको और चले जाओ, कभी किसी ने ये बोला नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी अपनी नाअहली है, हम किसी पर हम सब चीजें हुकूमतों पर डाल दें फिर तो हम बरी हो जमा। तो हमें इस चीज में बात करनी है। अच्छा जी, हम आते दिलशाद भाई, अब हमने घूम घुमा लिया, हम वापस आ गए, ठीक है। अब मुझे बताएंगे जब वापस आए तो उसके बाद कैसा लगा एटमॉस्फेयर, मतलब चेंज लगा? बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, ठीक है। यकीन करें आप। बात ये है कि जब अच्छा एक इंसान की एक फितरत भी है कि हम कराची में रहते हैं, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल के चले जाएंगे, जब हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा तो हमें वैसे भी अच्छा लगता है। ऐसे ही है। तो एक बहुत लंबा एक सफ़र कराची से इंडिया दिल्ली, बहुत बहरहाल ये है कि बहरहाल बहुत अच्छा वक्त वहाँ गुजारा हमने, 19 दिन वहाँ रहे। लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बड़ी ख़तरनाक थी, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं है ऐसी सिक्योरिटी, सच बात है। पाकिस्तान में इंडिया से कोई आता है उसको वीज़ा भी आराम से मिल जाता है, उसके बाद उसको पता भी नहीं होता कि वो है कहाँ पे। हम मिलता आता कराची है, मिलता वो कोई नवाबशाह में बिल्कुल ऐसे ही है भाई। हम ऐसा हुआ कि 19वें दिन जब हम वापसी आ रहे थे तो हमने जाके थाने में एंट्री कराई कि जी आज हमने कल हमने निकलना है। 18वें दिन हमने एंट्री कराई कि कल हम निकल जाएंगे, हमने टिकट ले लिए हैं। हमारे पास जिस वक्त हमारी 6 बजे की शाम की ट्रेन थी तो हमारे पास 4 बजे घर पे 2 सिक्योरिटी एहलकार आके खड़े हुए थे। निकलो भाई, कि आप क्या मेहमान आए 2 घंटे पहले वो आ गए थे, देखा ना, कहते हैं जी आपने निकलना है, आपकी तैयारी हो गई? हमने कहा जी हो गई। बोले कि हम वापसी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, अब अपना सामान पैक कर लें, आपको 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना है। जिस वक्त हम स्टेशन पहुंचे तो वहां पे पहले यहाँ 2 एहलकार थे, वहां 6 एहलकार आए हमें देखने के लिए कि जी आपका सफर नहीं मेहमान सिक्योरिटी लॉ की बात है, कानून की बात यहाँ पे नहीं है। नहीं, लेकिन बात सुने, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की बात नहीं। यहाँ आपने देखा जिशान भाई, यहाँ आप देख रहे हैं कितने भी लोग जहाँ से हैं, बर्मी यहाँ, बंगाली यहाँ, इंडियन यहाँ पर, हर मुल्क का बंदा यहाँ पर है। क्या उनका वापसी के लिए टाइम शेड्यूल नहीं दिया होगा? बेस्ट क्या नहीं दिया? कौन सी क्यों एक जगह मुझे बता दें, एक शहर बता दें, एक घर बता दें कि जहां पर हमारे सिक्योरिटीदारों ने जाके दरवाजा खटकाया हो कि आपके यहाँ एक मेहमान आया था इतने दिन के लिए, वो कहाँ है? तो भाई वो इसलिए तो हम बर्बादी में जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, इसलिए तो हम तो भाई अब यहाँ NIC, उनके गैर मुल्कियों के यहाँ NIC बन रहे हैं। जब आप शनाख्ती कार्ड बना देते, अपने लोगों का बनता नहीं आसानी से, 10 धक्के का बेफार्म लाएं, पैदाइश का सर्टिफिकेट लाएं, दादे का शनाख्ती कार्ड मर गया वो फलाने बोला उसका लाएं, फलाना लाएं, अम्मी का लाएं, कितना टाइम हो गया जरा मुझे बताएगा। एक भाई ने, मतलब रमीज भाई ने, तो मसला ये है कि नहीं, मुझे ये बताएगा कि आपके पासपोर्ट को कितना टाइम हो गया? पासपोर्ट अभी तक नहीं आया, शायद 2-3 महीने तो हो गए इस बात को ना। तो अप्रैल में दिया था भाई ने बनने के लिए, ठीक है। तो रमीज भाई का अभी तक पासपोर्ट नहीं आया और अभी पूछा तो कोई मार्च अप्रैल की चीजें चल रही कि जो मार्च में आए थे। खैर जनाब, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और फिर अब हम दिलशाद भाई से पूछेंगे कि आप वापस आ चुके, सब कुछ हो गया, तो सोशल एक्टिविस्ट कैसे बने, ये तमाम चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाते हुए कहा था कि दिलशाद भाई से हम पूछेंगे, दिलशाद भाई जल्दी से बताएं सोशल एक्टिविस्ट कैसे बने। ऐसा हुआ था कि हम एक होटल पे बैठे हुए थे तो हमारा एक दोस्त आया, बोला यार वो फला गली में सामान बाहर किसका पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं उसी वक्त आके बैठा था दोस्तों के पास, शाम में होटल पे बैठे, बोला यार वो फला एक खातून है बेवा, उन्होंने किराया जमा नहीं कराया तो मालिक मकान ने उठा के उनका सामान बाहर फेंक दिया। मैंने बोला चलो चलें, तो हम 4 दोस्त बैठे हुए थे, वहाँ चले गए तो वो खातून बैठी हुई थी अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेके गली की कॉर्नर पे ही। पूछा जी क्या हुआ? उन्होंने बताया कि जी 3 महीने हो गए मैंने किराया जमा नहीं कराया, तो उन्होंने मालिक मकान ने मेरा सामान बाहर रख दिया। तो मैंने बोला आपने एडवांस वगैरह? बोले एडवांस तो पहले ख़त्म हो चुका था। हम मालिक मकान के पास गए, उनको बुलाया जी नीचे, हमने बोला कि खातून हैं और ऐसे आपने उनको बाहर निकाल दिया। तो उस मालिक मकान ने मुझे कहा कि अगर आप इतने इनके खैर ख्वाह बन रहे तो आप इनका रेंट दे दें, मैं सामान उठा के रख देता हूँ अंदर वापसी। अब सामान भी बिल्कुल थोड़ा सा ही था, बिल्कुल गरीब गुरबा लोग थे, बड़ा दुख हुआ उनको देख के। तो मैंने मालिक को बोला, मैंने कहा कितना रेंट है? तो एक छोटा सा उनके पास कमरा था और 5,000 रुपये उस कमरे का रेंट था। तो मैंने बोला कितना रेंट है? बोला 3 महीने का रेंट है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सामान अभी आप उठा के रखें, मैं कल आपको 15,000 रुपये करके दूंगा। बोला नहीं जी आप अभी पैसे दें। मैंने कहा अच्छा। 12 हम 4 दोस्त थे, मैंने बोला पैसे पड़े हुए? उन्होंने बोला घर पे पड़े हुए। हम चारों ने मिला के उसको 15,000 रुपये दिए तो उन्होंने सामान उठा के वापसी अंदर रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उस दिन हमने सोचा था कि यार एक छोटा सा अपना एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाते हैं
शायद अल्लाह पाक उसमें हमारा हाथ पकड़ ले, और बेशक अल्लाह करीम ने हमारी बड़ी मदद फरमाई। आज हम कुछ चंद एक बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं, चंद एक बच्चे हैं जिनके स्कूल के तमाम अखराजात हम अपने प्लेटफॉर्म से अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तालीम ज़रूरी है। बात यह है कि मैं अगर अपना एक सच बताऊं, हम बड़े कमज़ोर लोग थे, हालांकि उस दौर में पढ़ाई इतनी ज़्यादा कोई महंगी नहीं थी, तालीम जो है इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी। आज तो खैर तालीम जो है एक कारोबार बना हुआ है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, उसकी वजह कि हालात ऐसे नहीं थे। तालीम महंगी नहीं होती है, आपके हालात उसको महंगा बना देते हैं। जब आपके घर में खाने को नहीं होता और एक बाप कमाने वाला होता है, उसने रेंट भी देना है, उसे बिजली का बिल भी देना है, तो फिर बच्चों से बुलाकर कहते हैं ना कि दिल पर पत्थर रखकर कहता है कि मैं पढ़ा नहीं सकता, या खा लो या पढ़ लो। लेकिन ज़िशान भाई, मैं इतना बड़ा सच आपको बता रहा हूँ आज, लेकिन ये भी एक सच है कि आज के दौर में तालीम वाकई महंगी हो गई है। हमने खुद की है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम बहुत सारे स्कूलों को देखें तो हम शायद आपके बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते या मेरे बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते, लेकिन तालीम अगर मैं कहूँ तो वाकई आज महंगी है। उस दौर में महंगी नहीं थी, लेकिन वसाइल इतने नहीं थे कि हम पढ़ पाते। महंगी नहीं थी। देखिए दिलशाद भाई, प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर मलिक मुनव्वर हुसैन साहब के पास वसाइल हैं, इन्होंने अपना बच्चा उस 5 तारों वाले स्कूल में डाला है जिसकी 20,000 रुपए फीस है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो भाई वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अब हम देखा बतेंगे। अच्छा, नहीं देखा देखी की बात नहीं जिशान भाई, बात ये है किसका दिल नहीं चाहता कि उसका बच्चा तालीम हासिल करे और अच्छे स्कूल में करे। ठीक है, इसका मैं जवाब आपको अच्छी तालीम हासिल करे, हर एक बच्चे का ख्वाहिश है। मसला यहाँ है कि सिर्फ बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं और झूठ के बजट बनाए जाते हैं और कागज लहरा लहरा कर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। सही। ये जालिम हुक्मरान जो इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए हैं, ये सही। फिरौन बने बैठे हैं। सही। इन फिरौनों ने कभी ये सोचा है कि सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई किस तरह से मिल रही है? क्या वहाँ के डॉक्टर प्रॉपर तरीके से ड्यूटियां दे रहे हैं? वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर किरदार अदा करता है? सही। वहाँ पर क्या घिनौने खेल खेले जाते हैं? वहाँ तो सुनवाई नहीं, थानों से तो बदतर हालात सरकारी हॉस्पिटलों की है। ऐसा ही है। और यही सूरत हाल स्कूलों की है। सही। आप और हम यकीनन पीले स्कूलों के पढ़े हुए हैं, क्योंकि मतवसत तबके से हमारा ताल्लुक उधर ही जाएगा ना। आज कौन सा पीला स्कूल खुला हुआ है? अच्छा, मैं कहां पर बता बच्चे रहा हूं। देखें निशान भाई, मेरी बात सुने, जी। कहां पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? कौन से सरकारी स्कूल है? वहां पे तो गधे बंदे खड़े हैं, हाँ, ये जानवर बंदे खड़े हैं, बडेरों की औताकें पड़ी पड़ी। और अगर कोई शहरों में स्कूल हैं तो वहां बदमाशी के अड्डे पड़े पड़े, वहां पर कोई चरस खाना बना पड़ा है, वहां पर कोई हिरोनियों का वहां पर डेरा बना पड़ा है। ऐसा ही है। क्या किरदार अदा है? वहां पुलिस को कुछ नजर नहीं आता। वहां आईजी, डीआईजी, एसएसपी सारे अपना क्या रंग करते हैं, मुंह काला करवा रहे होते हैं वहां बैठ के। क्यों नहीं किरदार अदा? राह चलते लोगों को लूटते इनके पुलिस वाले, एक एक खड़े होकर तलाशियां ली जाती हैं, देखा जाता है। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जुराइम पेशा अफराद ने जो अड्डे बना रखे हैं, जो काबिज बन के बैठे हैं, या वहां इलाके का एक बदमाश जिन्हें स्कूल में अपनी औताक बना के बैठ गया, बदमाशी तो किरदार नहीं है? बच्चे कहाँ पढ़ाए जाएंगे? फिर दिल तो चाहता कहीं ना कहीं गरीब बंदा अपने पेट पर पत्थर बांधकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। हाँ, ये है कि वो 2, 4, 5, 6 क्लास से मैट्रिक तक मुश्किल से पढ़ा सकता है, उसके आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं यही बता रहा ना, और उच्च तालीम महंगी है। मलिक साहब, मैं तफरीक पैदा की हुई है, इन हुक्मरानों ने तफरीक पैदा की। मसला पता है क्या? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, एक बात है कि आपके पास वसाइल हैं, आपने 5 तारों वाले स्कूल में डाल दिया, दिलशाद भाई के पास भी वसाइल है, उन्होंने डाल दिया। मुझे कोई जमानत नहीं है कि वो 5 तारों वाला स्कूल जो है वो मेरे बच्चे को ज़हीन बना देगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि आपने अगर, क्योंकि माँ बाप अपने ऊपर जबर कर लेते हैं, माँ बाप दोनों भूखे रह जाएंगे लेकिन बच्चे की स्कूल की फीस जाएगी। ठीक है, हम बच्चे को, जो मेरी चादर है ना, फर्ज करें अगर मेरा 2,000 रुपए वाली स्कूल की चादर है, मैं 2,000 रुपए वाले में डालूं। क्यों? क्योंकि जब मेरा बच्चा वापस घर आएगा तो या तो वो बाइक पर आएगा, या वो रिक्शे में आएगा, या वो पैदल आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चों का जो कैरियर तबाह होता है वो किस वजह से, जो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स में बच्चा चला जाता है। अब एक की बाहर 1 करोड़ वाली गाड़ी खड़ी, किसी की 40 लाख की खड़ी। अब जब आप वहां से पैदल आ रहे हो तो बच्चों के अंदर ये हर दौर में होता है कि बुलिंग होती है, अरे ये तो पैदल जा रहा है, अरे ये तो आप भाई ये चीजें बहुत पीछे हैं। जिन बातों को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये चीजें बहुत पीछे हैं। 1 करोड़ वाला चाहे 4 करोड़ की गाड़ी पर आए, वो उसका माल है, उसकी चीज है, वो लाएगा, फैसिलिटेट कर रहा है बच्चों को। बात यह नहीं है आप तालीम अच्छी क्यों नहीं दे रहे,
गवर्नमेंट किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर मुझे बोलने दें, बिल्कुल मुझे बोलने दें इन फिरौनों के लिए खिलाफ, बोले बोले मुझे बिल्कुल। पर्दा उठाने दें इनके, क्योंकि देखें हमारा दिल खून के आंसू रोता है। ऐसा ही है। हम मतवसत तबके तल्लक रखते हैं, हमने तो किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया और अपने बच्चों के लिए भी कर। क्या यार दूसरे लोगों का हक नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन किरदार है? मैं सेक्रेटरी तालीम हूं, मैं डायरेक्टर स्कूल्स हूं, बिल्कुल ऐसा ही है। हैं? क्या मैंने जाके देखने स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों में जो धंधा इस वक्त चल रहा है, क्या इनके कान बंद हैं? ये जो सूर में बैठे हुए हैं वो मई जून जुलाई की फीस लेते हैं, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी के नहीं लेंगे, तो आप उसके पर अमल दरामद क्यों नहीं कराते? धज्जियां उड़ा आपने होता ही नहीं कितने है, स्कूलों इसीलिए को तो बंद किया है? मैंने कहा है ना, तालीम ये महंगी धंधा इसीलिए है। ये गोरख धंधा है प्राइवेट स्कूल माफिया का। ये स्कूल बिकते हैं, रिजल्ट बिकते हैं। मैं आपके चैनल पर बैठ के दबांगे दिल ये बात कर रहा हूं, और किसी को कोई हुकूमत का बंदा सामने आए तो मैं साबित करूंगा कि कैसे बिकते हैं, कहां सेंटर डलवाए जाते हैं। जब आपने एक खेल खेला हुआ तालीम के साथ, जब आपने खेल खेला हुआ है सेहत के साथ, तो लोग क्या करेंगे? मरेंगे। इसी बदहाली में जो सड़कों पे लोग मर रहे हैं, जिनके बच्चे लोगों के हाथ उठा के लेके चल रहे, खुदा की कसम दवाई नहीं होती उनके पास। ऐसा ही है। आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां क्या, और अब सैकड़ों तो ऐसी फैक्ट्री हैं जो 2 नंबर दवाइयां मेडिसिन तैयार कर रही है, मेडिसिन कंपनी वाली है, आज तक उनके ऊपर ताला क्यों नहीं लगा? ये वो माफिया है जो इन इक़्तिदार के अवानों में बैठा हुआ है। ऐसे ही ये खेल खेल रहा है पाकिस्तान की अवाम के साथ। ये मौत के सौदागर हैं, इन्होंने मरना नहीं है, इन्होंने क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? आप हर बार झूठे दावे, बड़े लॉलीपॉप देकर अगली बारी हम बेहतर कर देंगे, अगली बारी मेरी, अगली बारी तेरी, ये ब्यारियां लगा के बैठे हुए हैं। इस मुल्क का ये खैर खवा, ये तबका, ये माफिया जो कहते थे कि 22 खानदान थे जो पहले इक़्तिदार पे काबिज हुए थे, वो अब जो है ये आप कह सकते हैं कि 2200 हो गए हैं। तो इन्हीं खानदानों में तो सारी मराते इन्हीं के लिए, कर्जे लिए जाते हैं पाकिस्तान के लिए, खर्चे होते हैं इनके अपने ऊपर, मुल्क के अवाम पे कहां लग रहा है? तालीम में हम कितने पीछे हैं? क्यों पीछे हैं? इसलिए कि स्टेट किरदार नहीं अदा कर रहे, मैं बहुत खा जाते हैं। बिल्कुल सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है और सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ नहीं है, इसलिए लोग मजबूरन वेंटिलेटर पर, एक गरीब का बच्चा जब तड़पता है तो वो वेंटिलेटर में डालने के लिए 10,000 रुपए 24 घंटे के लिए जाते हैं। कौन देगा? इनका बाप देगा जो ये इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए, ये माल हराम खोरे बैठे हुए। उधर जाके पूछो ना वेंटिलेटर में, आपको ये वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिल जाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं है? 4 आपने रख दिए और वो भी पर्चियों पे मिलते हैं, सिफारिशें करानी पड़ती हैं। किसी ना किसी का कोई होता है तो वहां बच्चे का वो इलाज हो रहा है, कुछ ना कुछ, फिर भी कहा जाता है ये दवाई हमारे पास नहीं है, ये पैनाडोल का सिरप यहाँ मिल जाएगा, बाकी ये फलानी जो ना 500 रुपए दवाई आप सामने स्टोर पर फलाने के पास जाए, उधर से भी नहीं लेना, जहाँ इनका अपना धंधा है, मिली भुगत है, कमीशन है, एजेंट माफिया है। ये हालत है। किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है, हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी। ब्यूरोक्रेसी भी हराम खोरे बैठे हुए सीटों के ऊपर जो सिर्फ माल खेचे, मरना नहीं इन्होंने। बेशरम तबका, बेशरम लोग हैं जो इन सरकारी इदारों में बैठकर पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। बिल्कुल जनाब, मलिक साहब ने बिल्कुल अच्छी तरफ पॉइंट हुआ। अच्छा, मैं उस तरफ नहीं जा रहा था, वाकई में यही है कि अभी भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि जून जुलाई की फीस नहीं दी जाएगी। धज्जियां उड़ गई उस नोटिफिकेशन की और लिया गया और बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया। वेल डन मलिक साहब, इस बारे में मैं सलाम पेश करूंगा आपको कि कोई तो है जो बोल रहा है। जी दिलशाद भाई, आपकी बात को फ्रेंड करते हैं कि वाकई में दिलशाद भाई ने तो एक अच्छा वाला पेपर खींच दिया ना कि ये हकीकत है। देखें जी, मैंने आपको बताया ना कि हमने जो एक इदारा अपना शुरू किया, किस तरह वो मुझे खातून मिली, और मैं एक एजुकेशन मैंने क्यों लिया इसमें। मेरी तालीम है 3 क्लासें, लेकिन उस ज़माने की 3 क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह आज की तालीम से भी बहुत बेहतर है। आप यकीन करें कि बहुत बेहतर है। अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने 3 क्लासें पढ़ी हैं तो कोई मानता नहीं है, कहते कम से कम यार आपने एजुकेशन आपकी मुकम्मल। मैंने कहा नहीं। उस वक्त हमारी, मुझे अच्छे से याद है, 75 रुपये सालाना फीस हुआ करती थी हमारे स्कूल की, पीले स्कूल की। एक प्राइवेट स्कूल था, इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल था, और 75 रुपये सालाना जाते थे। बहरहाल हमने अपनी तालीम पूरी नहीं की तो मैंने एजुकेशन इसीलिए चुना कि कुछ एक बच्चे हैं शायद हमारी वजह से वो तालीम हासिल कर लें। बिल्कुल, पाकिस्तान क्योंकि बात यह है कि इंसानियत ज़रूरी है।
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी तालीम का अखराजात वो हम और हमारा इदारा और हमारे दोस्त यार कर रहे हैं पूरा उसे। और जिस तरह मलक साहब हैं, मलक साहब को कभी कहीं फंसते हैं तो मलक साहब को आवाज़ देते हैं, मलक साहब यहाँ पे फंस गए, आप निकाल दें। तो मलक साहब का खुद एक अपना इदारा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है वो भी। तो बात वही आ जाती है ज़िशान भाई, अच्छा एक देखें तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ तहजीब भी है। यहाँ पे मुझे एक अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। क्या बात। तो तालीम जो है अपने बच्चों को जरूर दें आप, लेकिन उनको तहजीब जो तालीम जो है स्कूल से मिलती है हमें, लेकिन तहजीब हमें हमारे घर से मिलती है। तो बच्चों को तहजीब लाजमी दें, तहजीब होगी तो तालीम को ज्यादा और अच्छे से लेगा वो। बिल्कुल जी। मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं और एक प्यार से एक आंसर करने। असल में यहाँ पर ना काफी लोग, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक साहब के साथ बात हुई, अच्छा वो जब आकर बैठे तो उन्होंने एक बंदे से कहा कि मैं राशन दूंगा, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ऐसा ही था, मुझे कान में बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं राशन दूंगा। अब क्योंकि जब आपका प्रोग्राम एयर होता है ना, जो लोग कुछ मुझे देखते हैं, तो मलिक साहब आप भी और दिलशाद भी आप भी इसको एग्री करेंगे कि उन लोगों की आसे वाबस्ता हो जाती हैं, ठीक है। अब जो आप लोगों से या आप लोगों से जो बच्चे तालीम के लिए आते हैं, तो आस वाबस्ता है ना कि हम मुनव्वर भाई को फोन करेंगे या दिलशाद भाई को फोन करेंगे तो हमारी स्कूल की फीस हो जाएगी। उस शख्स ने यहाँ पर बैठकर कहा कि आपको 2 दिन में राशन मिल जाएगा, ठीक है, उस बंदे ने आगे भी बात कर दी, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रोग्राम एयर पे चला गया, देख भी लिया गया, सच्ची शोहरत भी आपको मिल गई। अब कंटिन्यू उनको कॉल किया जा रहा है, मेरे भी नंबर से कॉल जा रही हैं, वो पिक नहीं कर रहे। डेली एक मैसेज मुझे फॉरवर्ड हो जाता है, सुबह बहुत अच्छी होगी, खुदा ने ये कहा। भाई खुदा ने जो कहा उस पर अमल कहां पर होगा? तो मुझे ये बताएं कि जो ऐसे लोग जरूरतमंद हैं, मैं आप लोगों से ओपनली सवाल कर रहा हूं, ठीक है, कुछ को राशन दरकार है, मैं बंदा डायरेक्ट आपसे मिलवाऊंगा, तो कुछ उनके लिए हल हो सकता है? कि बिल्कुल, बात पता क्या है, होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता। अगर इंसान करने पे है तो सब कुछ हो जाता है। जबरदस्त। और इंसान कुल्लो हम नहीं है, उसकी एफर्ट तो है ना, ऐसा ही एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। अब जहाँ तक हम बैठे हुए हैं, हम कोई सरकारी डोनेशन मैं नहीं लेता, बिल्कुल ऐसा ही हम है, नहीं लेते, बिल्कुल ऐसा ही है। और ना हमने कोई चंदे बॉक्स लगाए हुए हैं, ना सरकार और देता ना भी नहीं। हमने कोई आम लोगों से कोई फंड लेते हैं उसका। मैंने आपको पहले बताया था शुरू में, अब अपनी तनख्वाह का अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा है वो मखसूस रखा हुआ है कि हर महीने हमें पता है कि यह निकालना है और उसने खर्च होना है। हमारे पास बैलेंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए कि उस चीज़ को देख के और आप जैसे दोस्त मिल गए, कभी ये भाई मिल गया, दोस्त ही बैठ गए, तो ये 2-4 दोस्त हम मिलकर कोई चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि यार ये हमारे पास है तो कर दें, हो गया। नहीं होता तो हमारी कोशिश होती है कि जो इतने बड़े करोड़ों अरबों रुपए के फंड लेकर अंदर बैठे हुए हैं, हम उनके ऊपर चोट मारते हैं, अपना सरसूख इस्तेमाल करते हैं, उन तक कहते हैं कि भाई आप हमें कुछ नहीं दो ना हम आपसे ले रहे हैं, इसकी आप वेरिफिकेशन करो, और अगर ये वाकया मुस्तहक है तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मदद करो। जबरदस्त। क्यों? अच्छा, फिर वहां पे होती भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई। मिसाल के तौर पर हमने कोरोना में काफ़ी काम किया है, हमने मीडिया पर्सन ऐसे होने के बावजूद मीडिया वाली जो सपोर्ट है हमने हासिल नहीं की। हमने रात के अंधेरे में जाके, मेरे पास वीडियो मौजूद हैं, आज भी हैं मेरे फेसबुक पर कुछ लगी हुई है, कि दस्तक देगा ना दरवाज़ों पे, एक 8-10 मोटरसाइकिलों पर मैंने एक लड़कों का दस्ता बनाया, और वो NIC हमारे पास आ जाते थे, एड्रेस आ जाते थे, हम कहते कि हमारे पास मत आए। रात के अंधेरे में हम गाड़ी लगाते थे, इधर उधर दोस्तों से लेते थे, और मुखैर कराची बहुत फराक दिल लोग रहते हैं, ऐसे ही है। हमने अकेला अपनी जेब से नहीं कि हमने ये किया, हमारी को गाड़ियाँ चलती हैं, फैक्ट्री चलती है, हम तो खुद एक मतवसत तबके तल्लक रखते हैं, एक तनख्वाह से हमारा गुजर बसर होता है, हम खुद एक मंथली वाले पे, डेली वेजेस पे कहानी समझ लें आप, लेकिन कोशिश करने से बहुत कुछ हो जाता है। वो काफिले बांट कर रात को दरवाजों पे दस्तक देते थे और वहां पर जाकर राशन पहुंचाए हैं, वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, कोई देखना चाहे तो देख सकता, मगर हमने सरकार के आगे झोली नहीं फैलाई। सरकार ने तो अलार्म बजाए, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, घरों से बाहर ना निकलो, भले 20-20 बंदा एक कमरे में पड़ा हुआ, उनका कोरोना नहीं होता है, भूखे मर जाएं, कोरोना से बेहतर। लोगों ने तंग आके बाहर निकलना शुरू कर दिया, भूख से मरने से बेहतर है कि उस कोरोना से मार जाए। अगेंस्ट हो गए थे कराची के लोग, ये मुखैर हजरात
ना होते और पूरा पाकिस्तान एक साइड पर, कराची के लोग एक साइड पर, सही बात। देने वाले इतने हैं कि वो सिर्फ जजमेंट ये करते हैं कि कोई सही हाथों में चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही आज भी कमी नहीं है, 1 2 4 6 क्या, आपको अपना किरदार सही अदा करना चाहिए, ऐसा ही है। कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक गैबी मदद करता है इंशाल्लाह। और आपको ये तवक्को, ये यकीन होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये, और अगर आप कोई मेहनत करेंगे, आप और हम जिस प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं, क्या यार हमारी इतनी सुनवाई भी नहीं है कि हम किसी को फ़ोन करें कि यार ये बंदा बैठा हुआ है, इसको वहाँ से दिल की दवाइयाँ की ज़रूरत है, उसको दवाई लेके दो, पैसे ना दो। एक बंदा कह रहा है कि यार मुझे इस राशन की ज़रूरत है, पैसा ना दो। लोग भी तो बड़े आए हुए हैं ना, बड़े कारीगर, मैंने डायरेक्ट बोला भाई पैसे नहीं चाहिए, उन लोगों ने राशन बड़ा चाहिए। मामला खराब किया हुआ, समझ में ये नहीं आता अब है। रजिस्टर करो, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे मामला है, बड़ी हैं, जिनको सरकारी भी फंड मिलते हैं, सही। और भी बड़े लोग फंड दीजिए, जिनमें दरवाजे तोड़ के फंड आ रहे हैं, और एक छोटे मोटे इलाके सतह की तंजीम में है तो वो तो अपना किरदार अदा कर रही है, ठीक कहीं है। ना कहीं गाय न बगाए, कहीं ना कहीं किरदार अदा करती रहती ठीक हैं। है। उन्हीं में से एक हम लोग भी हैं। तो मतलब अपने मुनव्वर भाई, आपके तहत हम जो है ना अब अपना मुझे ये कहा सब जा रहा है करते प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो अब आपको मैं केस दे रहा हूँ, ऑनर दे रहा हूँ, ठीक है, वही वाली बात, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा वो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ठीक पाक है। बेहतर करने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उस बंदे ने यहाँ बैठकर प्रोग्राम पर, क्योंकि मेरा प्रोग्राम से ही वो बात हुई है, ठीक है, प्रोग्राम देखा, एक बंदे ने एयर पर जा रहा है, उसने कॉल की, कॉल करने के बाद उसने सारी दास्तान बताई सबको, आपको कल 2 बजे राशन मिल जाएगा, और वो 2 बजे के आज तक 2 बजे ही नहीं, ठीक है, और वो कभी उनको डेडलाइन देनी नहीं चाहिए, और ठीक आप है। जब दे नहीं सकते तो बोलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ये चीज तो अपने ऑनर तो बैठ के, कोशिश होती है जी, इंसान तो कोशिश ही कर सकता मैं है, अभी बाकी भाई अल्लाह पाक मदद करने वाला है। प्रोग्राम के बाद आपको उनसे हम पाक कलाम मदद- करवा दूंगा, हम बाकी सब आप जो हाजिर होगा, हो और इंशाल्लाह अब आपको प्रोग्राम में आते रहना है इंशाल्लाह। ऐसे बोलने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका आने का, आपका दिलशाद में बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया sir. आने का। Thank you और so सबसे much. पहली बात कि मलिक मुनव्वर हुसैन साहब के लिए तो ये तो बेबाक बोलने के लिए बड़े मशहूर है ना हमारे, ये तो देखे बगैर बोलते हैं। लेकिन मलक साहब की एक बात मैं बड़ी करता चलूं कि मलक साहब ने कहा था कि सरकारी लोगों को पता ही नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां हैं या नहीं है। मलक साहब पता कैसे होगा, क्योंकि सरकारी आदमी कोई बीमार होता है तो पाकिस्तान में थोड़ी इलाज कराता है, अमेरिका या लंदन जाता है। ऐसा ही तो है। मलक साहब उनको यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि वो सरकारी अस्पतालों में ध्यान दें तो सबसे पहले दुआ अल्लाह से ये करें कि वो बीमार हो गई यहीं के अस्पताल में एडमिट हो, ऐसा ही है। तो फिर शायद हमारे अस्पतालों का और हमारी एजुकेशन का निजाम कुछ बेहतर हो सके, वरना इंशाअल्लाह। सरकार कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर जो लोग काबिज हैं वह अल्लाह ही उनसे, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें भी उम्मीद के ऊपर उम्मीद और दुआएं तो है हमारे पास, और कुछ नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा, कोई असबाब पैदा इंशाअल्लाह होंगे इंशाअल्लाह। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क है तो हमें बिल्कुल जी, आपका बहुत शुक्रिया गौरी भाई, आपका बहुत बहुत, Thank you दिलशाद so भाई much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत कि वाकई में आज हमने खरे सच पर बात की, यानी हम बात कुछ कर रहे थे लेकिन इसका टोटल क्रेडिट मलिक मुनव्वर हुसैन साहब को जाता है कि उन्होंने उस चीज को पॉइंट आउट किया कि जो वाकई में हमारी कमजोरी है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाता क्यों है, जबकि हम टैक्सेस दे रहे हैं, हम वो भी टैक्सेस दे रहे हैं जो कि हमें नहीं देने चाहिए। इवन तो हम फ्यूल एडजस्टमेंट, हम प्रॉपर पे करने के बाद भी फ्यूल एडजस्टमेंट दे रहे हैं। हमने अगर क्या कहते हैं, अब जो फिक्स टैक्सेस लगा दिए गए, चाहे वो गैस है, वो बिजली है, वो पानी है, तो फिर भी हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें उसका सबूत मिलना चाहिए। और इसमें मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त खत्म हो जाता है प्रोग्राम का, क्योंकि हमें घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलना होता है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को बढ़ने दें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर हमारा क्या होगा। तो सिर्फ इतना ख्याल रखें कि आज मेमार जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाकर उनको तरक्की याफ्ता बना रहे हैं, अपने मुल्क में वसाइल पैदा कीजिए, क्योंकि अपने डॉक्टर, अपने इंजीनियर, अपना पैरामेडिकल स्टाफ यहीं पर मौजूद रहे। और आज का जो 2 दिन पहले का या 3 दिन पहले का या हफ्ते पहले का एक सर्वे है कि पाकिस्तान में डेली बेसिस पर इतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे जिसका 22 गुना ज्यादा लोग मुल्क से छोड़कर जा रहे हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी ताकत होती है, लेकिन जैसे ही मुट्ठी खुल जाती है उसमें ताकत नहीं रहती। तो बस इस चीज को मद्देनजर रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें। इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी फ्रॉम द मेन गेट टूवर्ड्स टू द MCR, जितने भी लोग मौजूद है सबको अपनी दुआ में याद रखें। मेरे दोनों गेस्ट को, हमारे खानदान को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।